स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा है पहला, कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो देखिए, इस चैप्टर में से हम दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि ये पहला पार्ट है तो इसमें सारे बेसिक जो है वो सारा हम क्लियर कर लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर क्या था, वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, कोल्ड वॉर के बारे में समझेंगे, और जो जापान पे जो एटॉमिक जो बॉम्ब अटैक हुआ था यूएस के द्वारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, नाटो के बारे में पढ़ेंगे, सीटो और सेंटो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सारे टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, शुरुआत करेंगे हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वर्ल्ड वॉर से। तो वर्ल्ड वॉर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर जो थे वो दो हो रखे हैं। पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ये 1914 से 18 तक हुआ था, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा ये 1939 से 45 हुआ था। तो ये दोनों आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले डेट याद रखनी है, यानी कि सॉरी टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 1914 से 18 एंड 1939 से 45 तक ओनली टाइम पीरियड आपको याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका केवल इतना ही क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा सकता है कि कब हुआ था। सेकंड में से आपके कुछ और क्वेश्चन बनेंगे, इसको समझिए। देखिए, जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 39 से 45 तक, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या क्या याद रखनी है। देखिए, क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था ये दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक तरफ थी अलाइड फोर्सेस और दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप ये भी ध्यान से देखिए। इसमें आपको यूएसए मिलेगा, आपको सोवियत यूनियन मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, ब्रिटेन मिलेगा। इन सब ने मिलकर अटैक किया था, या फिर इन सब ने वॉर किया था। किससे? तो आप कहोगे एक्सिस पावर से। और एक्सिस पावर में कौन थे? जर्मनी था, जापान था, इटली था। अब आज के लिए आपका एक पहला क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं। बताइए कौन जीता था, अलाइड फोर्सेस जीते थे या फिर एक्सिस पावर जीते थे? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड वॉर टू जो था वो कब हुआ था? आपको याद रखना है 1939 से 1945 तक, ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। फिर ये पूछा जाएगा कि ये किन के बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है कि अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अलाइड फोर्सेस में कौन से देश शामिल थे, ठीक है, तो आपको पता है यूएसए, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, आप बता सकते हो। और यही क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सिस पावर में कौन से देश शामिल थे, जर्मनी, जापान, इटली, ये आप बता देंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देखनी है, ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 45 में, ऐसे ही यूएसए और सोवियत यूनियन इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ये दोनों एक ही ग्रुप में थे, लेकिन तब तक इनके बीच में ठीक था सब कुछ। लेकिन जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, फिर ये दोनों खुलकर दुनिया के सामने आ जाते हैं सुपर पावर्स के रूप में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और इन दोनों के बीच में कंपटीशन था। इसलिए फिर ये बाद में इनके बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन एंड टू दोनों आपको क्लियर हो गया है। अब चलते हैं आगे और समझते हैं। देखिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ये समाप्त हुआ, ऐसे ही शुरुआत हो चुकी थी कोल्ड वॉर की। अब ये कोल्ड वॉर जो है, यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कोल्ड वॉर क्या है। तो मैं आपको कोल्ड वॉर क्या है डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन और आपको बता दूं, ये कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। देखिए, क्या हुआ था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो कि हम कहते हैं 1939 से 45 तक, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो अमेरिका था, यूएसए था, इसने दो एटॉमिक बम जो थे वो गिरा दिए थे जापान पे। अब जापान के जो दो शहर थे, एक का नाम था हिरोशिमा, एक का नाम था नागासाकी, इन पे बम गिराए थे। और ये कब हुआ था? अगस्त 1945 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डेट भी अगर याद रखना चाहो तो 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945, इतना याद रख सकते हो, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ भाई, यूएसए ने जापान के दो शहरों पे एटॉमिक बम गिरा दिए। अब ये बम गिरा दिए हिरोशिमा और नागासाकी पे। इसके साथ ही क्या होता है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी वर्ल्ड वॉर जो टू था या सेकेंड था, ये समाप्त हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन बमों को कुछ कोड नेम दिए गए थे। ये कोड नेम भी कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने क्लियर लिख रखा है। ये कोड नेम क्या दिए गए थे? देखिए, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ये इन बमों के कोड नेम थे। जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसका नाम दिया गया था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसको नाम दिया गया था फैट मैन। तो आपको ये नाम याद रखना है। अब इसकी बात अगर हम करें, इसकी कैपेसिटी की बात करें, तो देखिए इसकी कैपेसिटी थी 15 से 21 किलोटन।
अब देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आज के समय में जो देशों के पास जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उसके मुकाबले में अगर हम बात करें इनकी कैपेसिटी की 15 से 21 किलोटन, ये बहुत कम थी। लेकिन बहुत कम कैपेसिटी होने के बाद भी इन बमों ने जापान में भयंकर तबाही मचा दी थी। तो आप सोचिए कि जो आज के समय में बड़े न्यूक्लियर बम है वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं विश्व को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जापान वाली घटना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखिए अमेरिका ने जापान के दो शहरों पे बम गिरा दिए, हिरोशिमा नागासाकी में। इसके बाद क्या हुआ भाई, इसका जापान का सॉरी ये यूएसए का बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया इसको, इसका क्रिटिसिज्म खूब हुआ, बहुत आलोचनाएं की गई, आलोचनाएं बहुत ज्यादा हुई। देखिए क्या जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या कहा ये समझिए। इन्होंने ये कहा कि भाई जो यूएस का जो डिसीजन था कि भाई बम गिरा देने, जो इन्होंने बम गिराने का जो डिसीजन लिया था, ये डिसीजन बिल्कुल ही गलत था, ये अननेसेसरी था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि भाई देखो यूएसए जो था वो जानता था कि जापान जो है कमज़ोर पड़ चुका है और वो सरेंडर करने वाला है। ऐसे में क्या जरूरत थी कि उसके उसके ऊपर बम गिराई यूएसए ने। तो ऐसे जो क्रिटिसिज्म करने वाले जो लोग थे, जिसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, इस तरीके से बातें कही। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे थे अमेरिकन जो थे वो अमेरिका के सपोर्ट में थे, उन्होंने जो सपोर्टर थे उन्होंने क्या कहा उसे भी समझिए। देखिए जो यूएसए के जो सपोर्टर थे उन्होंने ये कहा कि ये जो बम गिराया गया था, ये जो बम गिराए गए थे, ठीक है, ये जरूरी थे। क्यों जरूरी थे, कह रहे थे कि ये इसलिए जरूरी थे ताकि ये जो वॉर है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये जल्दी खत्म हो जाए। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जल्दी खत्म करना था तो इसके लिए ये बम गिराने जरूरी थे। इससे अमेरिकन भी आगे के लॉस से बच जाएंगे और जो अन्य जो पावर वगैरह है और जो देश है वो शामिल, वो भी इसमें बच जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे में हमने क्या करा, जरूरी था इसलिए हमने बम गिरा दिए। तो इस तरीके से ये भी याद रखना है कि जो आलोचनाएं जिसने करी थी, जिसने क्रिटिसिज्म किया था, उन्होंने क्या कहा था, और जो सपोर्टर थे उन्होंने क्या कहा था, ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारा मेन टॉपिक। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा और यहाँ तक क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अब बात करते हैं कोल्ड वॉर की, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या हुआ, इस कोल्ड वॉर को समझने से पहले आप एक पूरी स्टोरी समझिए। देखिए क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45, यानी कि 39 से 45 तक। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो 1945 से लेकर 1991 तक, लगभग लगभग आप कह सकते हो 45 ईयर्स तक, जो माहौल था उस माहौल को ही कोल्ड वॉर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो कभी एक साथ होते थे अलाइड फोर्सेस में, जब आपने पढ़ा था, कभी एक साथ होते थे यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर यहाँ पे मैं सोवियत यूनियन को कह रहा हूँ, सोवियत यूनियन को यूएसएसआर भी कहा जाता है और यूएसए अमेरिका को। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत यूनियन कभी एक साथ होते थे, अब ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए, अपोजिट हो गए 1945 के बाद। एक दूसरे के क्या है कि कंपटीशन में आ चुके थे, दोनों ही सुपर पावर बन चुके थे। तो समझिए क्या हुआ कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म होता है उसके बाद जो यूएसए है और जो सोवियत यूनियन है, ये एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं दुनिया में। अब इनके बीच में जो माहौल होता है, जो मतलब युद्ध नहीं होता इनके बीच में कोई भी, देखिए इनके बीच में कोई भी एक्चुअल वॉर नहीं होता, डायरेक्ट वॉर कुछ भी नहीं होता, लेकिन इनके बीच में केवल संभावनाएं बनी रहती है वॉर की। ठीक है, देयर वॉज ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, यानी कि यहाँ पे वॉर की केवल पॉसिबिलिटीज बनी रहती है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, ऐसा लगता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में युद्ध हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, बट होता नहीं है। इसीलिए इसको नाम क्या दिया जाता है, कोल्ड वॉर। इनके बीच में क्या होता है, डर होता है, ठीक है, फियर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनके बीच में विवाद होता है, कंपटीशन हो जाता है इनके बीच में कि भाई दोनों ताकतवर बनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हथियार होते हैं, हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। अमेरिका भी खूब हथियार बढ़ाता है, उधर सोवियत संघ भी खूब हथियार बढ़ाता है, दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है। ये सब चल रहा है, आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है इनके बीच में, विचारधाराओं की भी लड़ाई है। अब ये समझिए विचारधाराओं की लड़ाई कैसे। देखिए यूएसए जो था, अमेरिका जो था, वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। ठीक है, और जो यूएसएसआर जो है, यानी जो सोवियत संघ जो है, सोवियत यूनियन जो है, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। तो अमेरिका कहता था कि जो कैपिटलिज्म है और जो डेमोक्रेसी है, ये वाली व्यवस्था बहुत ज़्यादा बेहतर है दुनिया में। लेकिन जो यूएसएसआर था वो कहता था नहीं,
कम्युनिज्म जो व्यवस्था है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। और इनके बीच में इन्हीं चीज़ों को लेकर जो आइडियोलॉजिकल वॉर भी आप कह सकते हो, विचारधारात्मक विभेद भी था इनके बीच में, आप ये कह सकते हो। तो यही कोल्ड वॉर कहलाता है। ठीक है, कोल्ड वॉर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि दोनों ही महाशक्तियों के बीच में कोई रियल में कोई युद्ध नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, खून खराबा नहीं होता, लेकिन युद्ध की पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं बनी रहती हैं। और लगभग 45 साल तक ये संभावनाएं बनी रहती हैं। 45 साल में ऐसा कई बार हुआ, लगा कि युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध होता नहीं है। और 1962 में तो ऐसा बिल्कुल हो चुका था कि लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा। इस पे पूरा एक टॉपिक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वहां पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, पूरा मतलब ऐसा लगा कि युद्ध हो जाएगा, दोनों महाशक्तियां आमने सामने थी, बट इनके बीच में कोई भी वॉर नहीं हुआ। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोल्ड वॉर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा और शॉर्ट में समझ सकते हैं कि कोल्ड वॉर जो है, ये जो समय है 1945 से 1991 तक, कई बुक में आपको 91 की जगह 90 भी लिखा मिलेगा, तो दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। तो इस समय में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कंपटीशन था, जो टेंशन थी, जो डर था, जो कंपटीशन था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था, जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था या विचारधारात्मक विवाद जो थे, इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो यही कोल्ड वॉर कहलाता है। ठीक है, इनके बीच में कोई रियल में युद्ध नहीं हुआ, आप ऐसे बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक को। अब यहाँ पे देखिए शुरू होती है एक नई कहानी, इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक। अब क्या हुआ भाई, 1945 के बाद एक तरफ यूएसए है तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन है, यानी यूएसएसआर है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी अपनी पावर दिखानी थी भाई दोनों ने, तो दोनों ने क्या करा, दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, दो हिस्सों में दुनिया को बांट दिया। और बंटवारा कहाँ से हुआ, यूरोप से। ठीक है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ से बंटवारा करा। यूरोप में एक देश है जर्मनी, इन्होंने क्या करा, जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ तो हो गया ठीक है, दो हिस्सों में आप लगा लो, एक एक हिस्सा हो जाएगा ईस्ट जर्मनी का, और एक हिस्सा हो जाएगा वेस्ट जर्मनी का। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने दो हिस्सों में इसको बांट दिया। और इधर की जो दुनिया थी वो ईस्टर्न अलायंस कहलाई, और इधर की जो दुनिया थी, जो भी देश थे, वो वेस्टर्न अलायंस कहलाए। तो ये आपको समझना है। तो चलिए देखिए क्या क्या हुआ। देखिए, दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया 1945 के बाद, ये कहानी शुरू हुई थी जब दोनों के बीच में कंपटीशन था, इन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे। तो क्या हुआ भाई, एक वेस्टर्न अलायंस बना दिया गया यूएसए के द्वारा, बाद में एक संगठन का रूप लिया जिसको नाटो भी कहते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ यूएसएसआर ने ईस्टर्न अलायंस बना दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे देश जो थे वो यूएसए के साथ आ गए थे, और बहुत सारे देश जो थे वो यूएसएसआर के साथ आ गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको समझते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं। क्या होता है कि भाई, जैसे ही हमारा कोल्ड वॉर का समय शुरू होता है 1945 में, फिर धीरे धीरे क्या होता है, दोनों महाशक्तियां अपना प्रभाव जो है, इन्फ्लुएंस जो है, वो बढ़ाने में लग जाती हैं। और ऐसे में क्या होता है कि ये दुनिया को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, दो अलायंस में, दो गठबंधन बना लेते हैं। ज़्यादातर जो देश थे जो वेस्टर्न यूरोप में जुड़े थे, ठीक है, वो यूएस के तरफ के देश थे, यानी यूएस को सपोर्ट करने वाले देश थे। ठीक है, और बाद में इन्होंने एक संगठन का रूप ले लिया जिसको नाटो भी कहा जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि यूएस के द्वारा लीड किया जा रहा था। ठीक है, नाटो जो था ये 1949 में बना था, अप्रैल 1949 में, और उस समय इसमें 12 मेंबर थे। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि दुनिया में एक दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा तो हो गया यूएसए वाला, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, उसमें क्या है, बहुत सारे देश शामिल हो गए। और ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ है, यूरोप से शुरू हुआ है। यूरोप में कहाँ से, जर्मनी से। जर्मनी में कहाँ पे, जर्मनी में एक बर्लिन नाम की जगह थी, वहां पे क्या कर दिया गया, एक दीवार बना दी गई जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता है। ये बॉर्डर था एक तरह से, इसके एक तरफ हो जाएगा यूएसए तो दूसरी तरफ हो जाएगा यूएसएसआर, बीच में एक बॉर्डर बना दिया गया। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ कि नाटो बना दिया गया अमेरिका के द्वारा। और नाटो ने क्या कहा, नाटो ने ये कहा कि भाई हम 12 मेंबर हैं और सभी मिलजुल कर रहेंगे एक दूसरे के साथ, और अगर हम में से किसी एक पे भी अटैक होगा तो उसको हम क्या मानेंगे कि ये अटैक हम सभी पे हुआ है, और मिलकर हम क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो ऐसे में जब यूएसए की तरफ से नाटो बन रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यूएसएसआर कुछ भी नहीं करेगा, यूएसएसआर भी करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। तो यूएसएसआर ने क्या करा, यूएसएसआर ने भी नाटो की तरह एक सैन्य संगठन बनाया जिसको वार्सा पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये जो वार्सा पैक्ट था ये सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया है, और इसका काम क्या था, नाटो को काउंटर करना, यानी नाटो का मुकाबला करना। ठीक है, तो ये नाटो एंड वार्सा दोनों आपके बन जाते हैं। नाटो कब बना था, 1949 में।
वारसा कब बना था? 1955 में। इस तरीके से आपको दोनों याद रखने, ठीक है। अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था, दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। ये आपके सामने मैप है, इसमें जो रेड वाला आपको हिस्सा दिख रहा है ये सारा यूएसएसआर के साथ है, ठीक है, यूएसएसआर के साथ है ये सारे के सारे देश। इसमें क्या है ये, और ये जो येलो वाला हिस्सा दिख रहा है ये सारे के सारे अमेरिका के साथ है ये देश। यानी ये अमेरिका वाले देश हो गए सारे, वेस्टर्न अलायंस वाले देश हो गए, और ये ईस्टर्न अलायंस वाले देश हो गए। बंटवारा कहाँ से हुआ है? ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है ईस्ट जर्मनी, ये दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वेस्ट जर्मनी, यानी कि जर्मनी को बांटा इन्होंने। जर्मनी कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है, ठीक है। बंटवारा कहाँ से हुआ? यूरोप से हुआ। यूरोप में किस देश से हुआ? तो आप कहोगे जर्मनी से हुआ, ठीक है। दुनिया कितने हिस्सों में बट गई है? यहाँ पे दो हिस्सों में बट गई है। क्लियर? आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो कभी नाटो से पूछ लेते हैं, कभी सीटो से पूछ लेते हैं, कभी सेंटो से पूछ लेते हैं, कभी वारसा से पूछ लेते हैं। तो चारों आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते क्या है। नाटो के बारे में आपको बता ही दिया है कि भाई इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर भी आप याद रखें जरूर, ठीक है। और इसका ये स्टैब्लिश कब हुआ था, या फिर आप इसकी स्थापना कब हुई थी, आप याद रख सकते हैं, अप्रैल 1949 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 जो देश हैं आप ये सब मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर किसी पे भी हमला होता है तो अपने ऊपर हमला मानेंगे, और मिलकर क्या करेंगे? मिलकर अटैक करेंगे दूसरे पे, अगर कोई उन पे अटैक करता है तो। ये सब पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पे इसके ही नाटो के लिए ही, नाटो से लड़ने के लिए ही, नाटो का मुकाबला करने के लिए सोवियत यूनियन ने 1955 में क्या बना दिया था? वार्सा पैक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं जानेंगे, हम पढ़ चुके हैं पहले से। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाटो वारसा 2 बार बता चुका हूँ, पर ये सीटो सेंटो आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है कि यूरोप में तो भाई अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बना लिया अपना अपना भाई संगठन, एक तरफ नाटो हो गया तो दूसरी तरफ वार्सा हो गया। अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा ही कोई अलायंस बनाएं जो कि एशिया में भी होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, यूएस ने ईस्ट, ठीक है, एशिया में ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, यानी मिडल मिडल ईस्ट में हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने, यूएस ने एक अलायंस सिस्टम बनाया जो कि क्या कहलाता है? सीटो और सेंटो के नाम से जाना जाता है। अब सीटो और सेंटो से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। सीटो से क्या क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सीटो का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता सकते हो कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लियर है? आपका 1 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीटो कब बना था, तो आप बता दोगे 1954 में। यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपका सेंटो का, कि सेंटो का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता दोगे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे आपसे पूछे कि भाई कब बना था, तो आप बता सकते हो 1955 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो था टॉपिक खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 3-4 टॉपिक करे हैं, और अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं, आप वीडियो को जरा भी दिक्कत आए तो आपको उसको 2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि आपको अगला जो टॉपिक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, हमारा क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, हमारा टेलीग्राम पे चैनल है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से। आप यहाँ पे जुड़ जाइए, 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है। आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट है धीरे धीरे हम वहाँ पे देने लग जाएंगे, ठीक है। और आप अगर स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो आप जरूर एक दिन टॉपर बनेंगे। अगर आप सीरियस होकर पढ़ेंगे तो जरूर टॉपर बनेंगे। और हम जो टॉपर बच्चे जो भी बनते हैं उनकी एक मैगजीन बनाते हैं, और टॉपर बच्चों का इंटरव्यू भी लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है जिन्होंने 99 100 मार्क्स लिए हैं, किसी ने 100 भी लिए हैं, किसी ने 99, किसी ने 95, ठीक है। जो ऐसे मार्क्स लेते हैं हम उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो हो सकता है कि आप में से भी कोई स्टूडेंट हो जो टॉपर बने, हम उसका इंटरव्यू लेंगे, और मैगजीन में भी हम उन बच्चों को छापते हैं, उनकी फोटो और उनकी डिटेल वगैरह, ठीक है। तो आप इन बच्चों की मैगजीन को जरूर देखें, और ये जो टॉपर के इंटरव्यू है इनको जरूर देखें। क्यों दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको ये? आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले उन बच्चों से, कि उन बच्चों ने कितना हार्ड वर्क किया था कि बाद में जाके वो टॉपर बने। तो आपको भी स्टार्टिंग से ही बिल्कुल मोटिवेट रहना है, पूरे साल मेहनत करनी है, और लास्ट में जाके फिर आप भी क्या है, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और आप भी टॉपर बनेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आप सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।